Hello everyone. Um, Today I have come again with something foundational only. Going to speak on foundational things जैसे कि मैंने लिटरेसी पे बात की, रीडिंग पे बात की, स्पीकिंग पे बात की. टुडे आई एम गोइंग टू टेल समथिंग ऑन फाउंडेशनल न्यूमरेसी. तो बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट में मैं नहीं जाने वाली हूँ, बट आई हैव कम टू लेट यू नो कि कैसे नंबर्स इम्पॉर्टेंट है बच्चों की लाइफ में. स्पेशली क्यों हमें जब ये बच्चे ग्रो कर रहे हैं अपने फाउंडेशनल ईयर्स में, तो ये चीज़ उनको देखना या समझना ज़रूरी है. बट अब समझने से मतलब ये नहीं हुआ कि हम उसी वक्त उन्हें कैलकुलेशन सिखाने लगे, दुनिया की हर चीज़ें सिखाने लगे जो मैथ्स में इंक्लूडेड है. और और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगी आपको बताते जाऊँगी कि क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से इसको आगे लेके जाना है. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. फाउंडेशनल लिटरेसी जनरली फाउंडेशनल न्यूमरेसी मतलब नंबर्स हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. जैसे कि सॉल्विंग, इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. यस, हम मैथ्स सोचते हैं ना कि, और हमें भी अपने समय जब हम थोड़े बड़े हो गए तो मैथ्स हमें कितना कॉम्प्लेक्स लगता था. ऐसा लगे कितना हैवी सब्जेक्ट है. एक तो एवरी टाइम यू हैव टू कीप कैलकुलेटिंग कि ये यहाँ से गया, वो वहाँ से गिरा, वो उतना चढ़ा तो कितना दूर चल लिया, कितना पानी गिर गया, कितना क्या हो गया. बट एक्चुअली दीज थिंग्स आर हेल्पिंग यू टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ दैट यू फेस एवरी डे. आप सब्ज़ी खरीदने जाते हो, न्यूमरेसी है वहाँ पे. कितना किलो खरीदेंगे, कितने पैसे हैं आपके पास कि उस हिसाब से आप खरीद सके. आप 1 किलो खरीद पाएंगे या फिर ग्राम्स में खरीद पाएंगे या 3-4 ही सिर्फ खरीद पाएंगे, तो उसमें कितना पैसा लग रहा है. फिर आपको कुछ बचाना भी है क्योंकि आपको घर भी वापस जाना है. तो ये प्रॉब्लम्स है. ये सिर्फ कैलकुलेशन का बात नहीं, ये आपका लाइफ प्रॉब्लम है कि आपको खाना भी खाना है, आपको उतने पैसे में घर भी वापस लौट जाना है. और घर वापस लौटने के बाद फिर आप क्या क्या करोगे, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे आपको वापस अपने काम पे जाना है, फिर कुछ ख़रीदना है. तो यू आर कैलकुलेटिंग और सॉल्विंग योर लाइफ थ्रू डिफरेंट थिंग्स, जिसमें कि एक ये न्यूमरेसी भी आती है, नंबर्स. और क्या, पैसे, पैसे के बारे में बाद में बात किया जाएगा. तो नंबर्स और दीज numeracy skill will help you to solve things in your life, that is life skills में जो भी problems है, life skills को improve करेगी. और बाकी जो life में problems है कैसे solve हो सकता है, चलिए देखते हैं. तो जनरली कहा जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ ऑल अबाउट यूजिंग लॉजिकल इमेजिनेशन टू मेक सेंस ऑफ एनी सिचुएशन एंड कम आउट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स थ्रू सल्यूशंस. तो जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा ना, देखिएगा आपके दिमाग में 2-3 सल्यूशन आएगा. अब वो 2-3 सल्यूशन में से कौन सा बेस्ट सल्यूशन होगा जो फाइनली आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, आप उसको ऑप्ट करते हैं. और ये सारी चीज़ें, ये जो फाउंडेशनल स्किल्स है, आपको हेल्प करती उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. सो इसीलिए अपनी जो आप क्रिएटिविटी और लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग जो यूज़ करते हैं आप नए नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ स्किल. एंड दिस इज़ कॉल्ड फाउंडेशनल लिटरेसी. न्यूमरेसी को हम ये भी कहते हैं मैथ्स रेडिनेस और फाउंडेशनल न्यूमरेसी. तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है थ्रू दिस फाउंडेशनल न्यूमरेसी इज़ कॉल्ड मैथ्स रेडिनेस प्रोग्राम. और जो मैं तब से कह रही हूँ फाउंडेशनल न्यूमरेसी. अब क्यों इम्पॉर्टेंट है न्यूमरेसी? जब हम कहते हैं तो श्योरली ये दिमाग में आ ही जाता है कि इट्स समथिंग रिलेटेड टू नंबर्स.
तो चलिए एक बहुत इजी सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है और बारिश हो रही है। अब आप देखिएगा रोड पे बहुत जगह पिट होल्स होते हैं, पानी भर जाएगा, रास्ता नहीं होगा जाने का। तो अब ये बच्चा क्या करेगा? आपको क्या लगता है कि यहाँ पे न्यूमरेसी कैसे काम आ सकता है? लॉजिक तो समझ में आ गया, क्योंकि आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं कि पानी भर रहा था, यहाँ से पानी इतना निकल गया, अब इतना ही बचा होगा। तो आपको क्या लगता है कि कितना और पानी भरना चाहिए या कितना पानी रह गया है? तो इट्स ऑल योर थिंकिंग, हाँ, कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और फिर वो लास्ट में नंबर्स और कैलकुलेशन आते हैं। तो इसी तरह के वापस आते हैं, इसी तरीके से जब वो बच्चा, बारिश हो रही है और पिट होल है, आप छोटा सा पिट होल लीजिए, बच्चे लायक छोटा सा पिट होल, गड्ढा, थोड़ा छोटा सा गड्ढा है, अभी चारों तरफ से पानी भरा हुआ है, थोड़ी ईंटें वीटें हैं बट उस पर चढ़ के वो जा नहीं सकता है। तो अब उसको उस पिट होल को क्रॉस करके आगे जाना है, तो कैसे जाएगा? ही विल यूज़ दिस न्यूमरेसी थिंग, मतलब कि वो ये सोचेगा कि इस पिट होल को अगर हम एक छलांग मार के क्रॉस कर सकते हैं क्या, और उस तरफ जा सकते हैं, या फिर थोड़ा बड़ा है और बीच में मुझे कुछ पत्थर नज़र आ रहे हैं, तो क्या उस पर थोड़ा पैर रख के और फिर एक जंप मार सकते हैं क्या? और उस जंप पे हम गिरेंगे तो नहीं, हर्ट तो नहीं होंगे। तो दो दो जंप लेके क्रॉस करें या एक जंप लेके क्रॉस करें? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है, नंबर आ रहा है, एक बार करें या फिर दो जंप लेके क्रॉस करें। एंड देन द चाइल्ड फाइनली कैलकुलेट्स कि नहीं, बहुत गहरा नहीं है, तो हम एक जंप में क्रॉस कर सकते हैं। तो वो बच्चा या तो एक जंप पे क्रॉस कर सकता है, या फिर जिसको लगेगा कि नहीं दो लेना चाहिए, तो वो बच्चा दो बार में जंप करके क्रॉस कर जाएगा। So this is life skill. This is how your brain, your child's cognitive brain is thinking. Motor skills are developing. और फिर कैलकुलेशन तो आपने देखा, इसमें इतना डिफ़िकल्ट मैथ्स या कैलकुलेशन तो था नहीं। यही सिंपल सिंपल चीज़ जब कैलकुलेट करना शुरू करता है बच्चा, तो वो कॉम्प्लेक्स मैथ्स जब आता है, कॉम्प्लेक्स न्यूमरेसी आती है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें आती है, तो बच्चा बहुत आसानी से कर लेता है। और इस सिंपल एग्जांपल से आप ये चीज़ बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें बच्चों को जो ये कैलकुलेशन स्किल्स हो गया या लाइफ स्किल्स हो गया, ये बच्चों को बहुत आसानी से या फिर बहुत हेल्पफुल होता है मोटिवेट करने के लिए, टू कनेक्ट इट टू द प्रीवियस नॉलेज विद द न्यू सिचुएशन। तो कैसे? मान लीजिए हो सकता है कि उस बच्चे ने जो सिमिलर सिचुएशन आया होगा, ज़रूरी नहीं है कि बारिश ही हुई होगी, कोई अलग तरीके का पिट होल रहा होगा कोई, तो उसने सोचा हो कि हम एक जंप में एक जंप में मैं क्रॉस करूँगा और नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊँगा। बट उसने करा और वो नहीं हो पाया, वो गिरने लगा या फिर क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये जो प्रायर नॉलेज था उसका खुद का, या फिर हो सकता है उसने कभी अपने फ्रेंड को देखा होगा या किसी फैमिली मेम्बर को देखा होगा कि नहीं हो पा रहा है, सो द नेक्स्ट टाइम ही कैलकुलेटेड इट, और तब उसने सोचा कि या तो एक जंप लेंगे या फिर दो जंप लेंगे। सो इसी तरीके से ये जो फाउंडेशनल न्यूमरेसी या फिर फाउंडेशनल लॉजिकल और रीजनिंग जो हेल्प करता है फाउंडेशनल न्यूमरेसी, एज आई सेड, फाउंडेशनल न्यूमरेसी सिर्फ नंबर का बात नहीं, वो लॉजिकल रीजनिंग हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। तो दीज थिंग्स हेल्प द चाइल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एज इट कम्स along his way, as he grows, as the things get complex। तो अपने कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से चीज़ें वो सॉल्व करने लगता है। और बहुत बार हम बहुत चिंता में हो जाते हैं कि ये कैसे कर पाएगा, बड़ा होगा तो कैसे होगा, अभी नहीं कर पा रहा है। अभी करना शुरू किया है तो ग्रेजुअली तो करते चला ही जाएगा। वी जस्ट नीड टू बी पेशेंट, और बस देखते रहना कि वो क्या कर रहा है, कहीं कुछ आपको सोल्यूशन देना आप दे सकते, तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे वो सोच रहा है, एंड यू कैन ऐड टू दैट थॉट प्रोसेस व्हाट ही इज़ और शी इज़ थिंकिंग फॉर अ बेटर सोल्यूशन।
बट उसके उस सोल्यूशन को कभी भी ना मत कीजिएगा, ये मत कहिए कि गलत है, जैसे कि ये तो बहुत बढ़िया है, बस इसमें ये चीज़ और ऐड कर दो ना, कितना बढ़िया हो जाएगा. एंड द चाइल्ड विल ट्राई एंड सी and he'll say, oh yes, this worked, and next time he'll also use the same, or as I said, a better one to solve that problem. अच्छा, ये सब तो हो गया क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स. अब जब असली मैथ्स पे आते हैं तो जो नंबर वाली बात होती है, where we want our children कि ये बहुत अच्छा हो जाए मैथ्स कैलकुलेशन में, मतलब पंडित हो जाए. एंड दिस इज़ वेयर वी आर रॉन्ग, पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स, एल्डर्स, या फिर कोई भी बच्चों को जो सिखा रहे हैं, वी वांट देम, जैसे ही इसे पेन पेंसिल पकड़ा कि ऐसा तैयार कर दे कि अब ये सीधे आईआईटी और आईएम्स के लिए तैयार हो जाए. बस इसके बाद तो वो वहीं पहुंच जाए और टॉपर हो, मतलब हर जगह टॉप करते चले जाए, टॉप करते चले जाए. भाई हर कोई टॉप नहीं कर सकता है, हर का अपना एक स्किल होता है. किसी में नंबर लाने का स्किल होता है, किसी में नंबर कम लाया बट उसमें एक डिफरेंट क्रिएटिव स्किल होता है, जो हर एक एरिया में वो अपने डिफरेंट क्रिएटिविटी को यूज़ करके सक्सेसफुल हो सकता है. अगर इंजीनियरिंग ही का बात करें, हो सकता है कि वो टॉप नहीं किया हो, वो बहुत मिनिमल मार्क्स लेके आया हो, बट उसकी क्रिएटिविटी, उसका आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसका सारा दिमाग का एनर्जी और सोचना, उसको वो चीज़ अच्छा लग रहा है कि हम इस तरीके से ये चीज़ बना सकते हैं, मैं ये चीज़ ला सकता हूँ. किसी का है कि मैं ये चीज़ बना सकता हूँ विथ थियोरेटिकल, मोर ऑफ दोस थियोरेटिकल नॉलेज, उसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो वो मार्क्स ला पा रहे हैं. क्योंकि हमारे एजुकेशन में मार्क्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि नहीं होना चाहिए. ठीक है, एक क्राइटेरिया होता है कोई भी चीज़ का, बट इतना ज़्यादा हम मार्क्स को इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि आप कभी कभी देखिएगा कि जो इंटेलिजेंट बच्चा जो टॉप भी कर रहा है, वो भी इतना स्ट्रेस में है मार्क्स लाने का कि वो बाद में मार्क्स तो ले आया बट ही विल स्टार्ट डिग्रेडिंग. आपको उसके परफॉर्मेंस में वो चीज़ नज़र नहीं आएगा जो उसके नंबर में आ रहा है. और कुछ बच्चे जिसके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे, बट आप उसके परफॉर्मेंस को देखिएगा, वो उससे भी आगे निकल जाएगा, उससे भी बेहतरीन बन जाएगा. एंड देन यू कीप थिंकिंग, मेरे वाले इस बच्चे को तो इतना मार्क्स आया करता था बट ये इसको नहीं आता था और ये आगे बढ़ गया. दिस इज़ वेयर वी मेक मिस्टेक, स्टार्ट थिंकिंग कि बस टॉप करना है, मार्क्स लाना है, कैलकुलेशन सिखा देना है, समझ आया चाहे नहीं, जस्ट रटोफाई इट. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैथ्स में क्या है, ऐसा क्या हो रहा है. अच्छा, जब हम कैलकुलेशन यूज़ कर रहे हैं तो क्या है, उस क्वेश्चन के पीछे क्या रीज़न है, वो क्वेश्चन क्या चाहता है. ये नहीं कि बस फटाफट हमको कैलकुलेट करके वो सही मार्क्स नंबर ले आना, पीछे से आंसर मिला लीजिए, ओ सही है, हम तो लाइक आई एम द पंडित ऑफ मैथ्स. नो, दिस इज़ वेयर वी आर रॉन्ग. सो क्या करें, कैसे सीखें? एज आई सेड, क्योंकि हम फाउंडेशनल बच्चों की बात कर रहे हैं, फाउंडेशनल न्यूमरेसी की बात कर रहे हैं. सो चिल्ड्रन आर विजुअल लर्नर्स. उनको कलर, उनको नेचर, उनको अपनी अराउंड हर चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है. इंक्विजिटिव रहते हैं वो लोग हर चीज़ जानने के लिए, ये क्या है, क्यों है, कैसे है. एंड दिस इज़ वेयर यू कैन टीच दिस न्यूमरेसी थिंग. जैसे मान लीजिए आपको कैलकुलेशन सिखाना है, आपको अभी सिखाना है कि बच्चा काउंट कर सके कि कौन सा चीज़ कितना है, कोई एक चीज़ कितना सारा है. तो आप कुछ लीव्स लेके आइए, कुछ फ्लावर्स लाइए, 4-5 स्टोन्स ले आइए, बैंगल्स लाइए, बच्चे के सामने रख लीजिए. Let the child observe it. Let the child play with those shapes and numbers. Numbers कहने का मतलब कि 5 स्टोन है तो 5 स्टोन हुए ना, वो उस चीज़ को देख रहा है, उसको देखने दीजिए, उसके कॉग्निटिव और मेटाकॉग्निशन में जाने दीजिए चीज़ों को, उसको फील करने दीजिए, उसके हर चीज़ को डेवलप होने दीजिए, क्योंकि वो डेवलप कर रहा है.
जब वो देखना शुरू कर दे तो वहीं शुरू मत कीजिए कि ये देखो 1 स्टोन 2 स्टोन 3 स्टोन्स, इट विल बी नथिंग, उनको कुछ समझ नहीं आएगा. Let them see, let them observe, and as according to age you can go on with कि चलो अब कुछ एक जगह स्टोन रख दिया आपने, लीव्स रख दिया, या फिर मिक्स ही कर दो. कॉम्प्लेक्स थोड़ा बाद में करना, शुरू में आप एक जगह स्टोन्स रख दिए, एक जगह लीव्स रख दिए, फिर कुछ बास्केट रख दीजिए, या फिर ऐसे ही बैठ जाइए और कहिए कि अच्छा अब सिर्फ स्टोन्स देखो कितने सारे हैं, तो लेट दम पुट दो स्टोन्स कोई एक बास्केट में, वो सारे स्टोन्स बास्केट में उठा के डाल रहे, लीव्स एक बास्केट में डाल रहे. तो सी व्हेन दे आर पुटिंग द लीव्स, तो वो देख रहे हैं कि वो लीफ जो है एक से ज़्यादा लीफ है, स्टोन्स जो है एक से ज़्यादा स्टोन्स है. बहुत कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, बट दे कैन विजुअलाइज, दे कैन सी एंड दे कैन फील द शेप. हर का शेप अपना है. स्टोन स्टोन की तरह होगा, लीफ पतला सा सॉफ्ट ग्रीन कलर का लीफ है, फ्लावर्स है. फिर जब लेटर स्टेजेस में गए तो आपको मिक्स कर दीजिए एंड देन आस्क देम टू सेपरेट. फिर बताओ कितना है, कितना दिख रहा है तुमको, अरे ये एक है, इसमें तो ज़्यादा, एक से ज़्यादा हो सकता है, हर बार नंबर ना बता पाए, बट हील से कि एक से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है, ये वाले बॉक्स से ज़्यादा है इसमें. दैट इज़ ऑल्सो न्यूमरेसी, दैट इज़ ऑल्सो कैलकुलेशन, दैट इज़ ऑल्सो थिंकिंग. उसको पता चल रहा है कि ये चीज़ें इससे ज़्यादा है या कम है. और फिर धीरे धीरे जो न्यूमरेसी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सीखते चला जाएगा. उसकी सब हर चीज़ का अपना एक तरीका है, वो होते चला जाएगा. सो बहुत पैनिक मत कीजिए कि हो ये तो ना कितने पत्थर है नहीं बता पा रहा है, ये तो कितने लीव से नहीं बता पा रहा है, ये भी नहीं पता है लीव से कि फ्लावर्स है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है. कर लेगा वो, धीरे धीरे कर लेगा, अभी उसके दिमाग में जा रही है वो सारी चीज़ें. सो डोंट प्रेशराइज एंड लेट ऑल डेवलपमेंट बी ऑर्गेनिक. यही कहना चाहूँगी मैं. एक बहुत अच्छा तरीका है, बिकॉज आई एम अ स्टोरी टेलर, तो आई लव रीडिंग स्टोरीज़, आई लव टेलिंग स्टोरीज़. और बच्चों के लिए तो थोड़ा खासा इंटरेस्ट है मुझे. तो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा तरीका है. आप कुछ बुक्स ले आइए न्यूमरेसी से रिलेटेड, स्टोरी बुक्स, या फिर आप खुद कुछ क्रिएट कर सकते हैं. जैसे आप मेरे बहुत सारी स्टोरीज़, आप यूट्यूब चैनल देखिए, मेरा बहुत सारी स्टोरीज़ है जिसमें मैंने खुद से बहुत सारे पिक्चर्स बनाए हैं, पूरा सीनरी क्रिएट किया है. मैं क्ले आर्ट लाती हूँ, फिर फिंगर पपेट्स है, वर्ली आर्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू मैं ये सारी चीज़ें सिखाते रहती हूँ. तो एक तरीका स्टोरी भी है जहाँ पे हम बच्चों को फाउंडेशन न्यूमरेसी सिखा सकते हैं, लॉजिकल थिंकिंग सिखा सकते हैं, एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी, बीइंग मोर साइंटिफिक. साइंटिफिक होने का मतलब ये नहीं है कि आपने साइंस बुक उठाया और पढ़ाना शुरू कर दिया कि आइंस्टाइन थे, इन्होंने ग्रेविटी की, ये वो जो भी. So I'll tell you how through stories you can teach your children numeracy, counting, making them close to environment, appreciate environment, save environment, emotional quotient, not only IQ, intelligent quotient के साथ आजकल EQ बहुत important हो गया है, and scientific sensitivity. So let's see how. तो एक लड़की है जिसका नाम है रीना. शी इज़ अ लिटिल गर्ल who loves going beside the sea and watching and playing there with the seashore, the sea waves. क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे सीगल्स होते हैं, तो समुद्र के पास आप देखिएगा कि बहुत सारे बर्ड्स भी रहते हैं. सो while Reena was playing with the waves, there came 5 seagulls, and these seagulls or seabirds started playing with Reena, roaming, and they flew around Reema, and they played with her and the seashore. Reena was very happy. She jumped and danced, and then she found something. And when she sat near the seashore, you know what did she see? She saw pearls. Oh my god.
white creamy pearls. You know how many did she find? She digged in the sand. हाँ, उसने sand को खोदा खोदा और वहाँ पे उसको 10 कितने 10 पर्ल्स मिले. तो उसके पास ना उसने फ्रॉक पहना था, तो उसके फ्रॉक में एक पॉकेट था. उस पॉकेट में उसने थोड़े से जो 10 पर्ल्स थे उसको वाटर से क्लीन कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत सैंड लगा हुआ था ना, और उसने अपने पॉकेट में रख लिया. वो बहुत खुश थी कि वाह, आज तो मेरे को ना बहुत अच्छा चीज़ मिला है, मैं इसे घर में जाके डेकोरेट करूँगी. पर तब तक उसने कुछ देखा जो उसे बहुत बुरा लगा देख के. क्या हो सकता है? उसने देखा कि जो लोग वहाँ पे बैठे हैं उन्होंने ना थोड़ी गंदगी कर दी है सी शोर पे. ये लोग जो खाते हैं, जैसे फ्रूट्स खाया तो उसके पील्स जो हैं, छिलके, ऐसे समुद्र के पास फेंक दिया है. फिर जो पैकेट से खाने के चिप्स और इस सब उन्होंने वहाँ फेंक दिया. अब ऐसे क्या हो रहा है? सी जो है गंदा हो रहा है. और सी किसका होम है? ऑल द वाटर एनिमल्स, है ना, मरीन लाइफ. वहाँ पे फ़िश रहते हैं, बहुत सारे तरह के फ़िश, बड़े छोटे फ़िश रहते हैं. तो वो तो उनका घर है. अगर हमारा घर गंदा होगा तो हम तो बीमार पड़ेंगे, है ना. सारी गंदगी होगी चारों तरफ, इसलिए हम डस्टबिन रखते हैं. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है. यू आर ब्रिंगिंग इन एनवायरनमेंट टू बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली, एंड एक्चुअली यू आर सीइंग कि समुद्र गंदा हो रहा है इन रीज़नों से. कुछ ये एक आध रीज़न्स हैं. तो रीना ने क्या किया, उसने सोचा क्या किया जाए. वो घर गई, घर वापस लौटी, और उसके पास ना 2 बड़े बड़े कागज़ के कार्टन थे जो वेस्ट से हो रहे थे, उनको फेंकने वाले थे वो लोग. तो हियर वी आर गोइंग टू ब्रिंग 3 R's: रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल. तो उसने क्या किया, तो आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम से नहीं बताना, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, या फिर आप सिर्फ एक बार कह सकते हैं. दे डोंट नीड टू रटोफाई दीज वर्ड्स. ये सुनते सुनते उनको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे बैठ जाएगा दिमाग में. और उसने क्या किया, सब उसे फेंकने वाले थे, तो उसने क्या किया, ये 2 कार्टन को उठाया और उस पर लिखा डस्टबिन. लिखा डस्टबिन नंबर 1, डस्टबिन नंबर 2. कितने डस्टबिन हो गए? 2 डस्टबिन. नेक्स्ट डे वो वापस सी शोर पे गई और उसने वहाँ पे रख दिया जहाँ पे लोग बैठे थे, डस्टबिन नंबर 1, डस्टबिन नंबर 2. अब क्या हुआ, अब लोगों ने देखा कि ये छोटी बच्ची कितनी सेंसिटिव है और इसने कितना बढ़िया काम किया है. हम ऐसे गंदगी ऐसे फेंक दे रहे थे समुद्र के पास, एंड द सी वॉज गेटिंग डर्टी. और सारों ने क्या किया कि पहले तो सारे हटा नहीं रहे थे, तो छोटी बच्ची ने ही जो इधर उधर से कचरा नज़र आया वो उसमें डालने लगे. और पता है उसकी जो 5 सी गर्ल्स थे ना, वो भी हेल्प कर रहे थे वो कचरों को उस डब्बे में डालने के लिए. फिर लोगों ने देखा कि ओ माय गॉड, ये छोटी बच्ची कितना सोच रही है एनवायरनमेंट के बारे में, और हम ऐसे फेंक के चले जाते हैं. तो अगली बार से उस वक्त उन्होंने भी हेल्प किया गार्बेज को वो डस्टबिन नंबर 1 और डस्टबिन नंबर 2 में डालने के लिए. और फाइनली उसको बड़े से गार्बेज के पास फेंक दिया जहाँ पे लोग ले जाते थे गार्बेज को रीयूज़ करने के लिए. वो गवर्नमेंट का काम है. फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट डे अब लोग अपना बैग लेके आने लगे, कपड़े वाला बैग लेके आते थे, और उसमें जब भी कुछ खाते थे तो डाल के वापस घर ले जाते थे, घर पे कचरा फेंका करते थे. तो उस दिन से वो समुद्र तट जो था वो हमेशा क्लीन रहने लगा, और मछलियाँ भी हेल्दी रहती थी, सी गर्ल्स भी बहुत मज़े करते थे, और रीना उनके साथ हमेशा खेला करती थी. कहानी ख़त्म. तो इस
इसमें आपने देखा बहुत सारी चीज़ें थी। इसमें मैंने न्यूमरेसी भी सिखा दी, लॉजिकल थिंकिंग सिखा दी, एनवायरमेंटली सेंसिटिव होना सिखा दिया, साइंटिफिकली अवेयर भी करवाना शुरू कर दिया। दिस इज़ हाउ फाउंडेशनल न्यूमरेसी हेल्प्स, दिस इज़ हाउ फाउंडेशनल लर्निंग हेल्प्स। आप फिर लेटर पूछ सकते हैं बच्चे से कि कितने कितने पर्ल्स थे, 10 पर्ल्स थे। इट्स ओके, डोंट मेक देम काउंट 1 2 3 4, जस्ट नंबर्स, अभी नंबर रहने दो। फिर कितने सीगल्स उसके फ्रेंड्स थे, तो 5 सीगल्स थे जिन्होंने हेल्प किया था। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हेल्प किया था वो जो सारे ऐसे कचड़े बिखरे पड़े थे उनको उठाने में। कितने डस्टबिन्स थे, 2 डस्टबिन्स थे। फिर सब ने उस डस्टबिन में कचरा उठा के डाला और फिर एक बड़े से गार्बेज वैन में डाल के भेज दिया उसे। फिर सी जो है साफ रहने लगा और मरीन लाइफ जो है क्लीन रहने लगी। एंड फिर धीरे धीरे तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो पढ़ाई होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे ये बन गया फाउंडेशन। यहाँ पे बच्चों को समझ में आने लगा कैसे मैथ्स आ रहा है इस चीज़ में और क्यों ज़रूरी है मैथ्स। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं तो आप सिर्फ एक छोटा सा डस्टबिन रखिएगा तो कुछ होगा उससे? नहीं, आपको बड़े बड़े 2-3 रखने पड़ेंगे, है ना। 10 सी वो पर्स थे उसके पास, तो वो हो सकता है घर में बैठ के देखिए कि 3 पर्स मैं कार्ड पे लगा दूँगी, 3 पर्स मैं अपने शर्ट पे लगा दूँगी, 3 में से एक एक पर्स मैं गिफ्ट कर दूँगी। सो दिस इज़ अगेन कैलकुलेशन, अनकॉन्शियस कैलकुलेशन, फिर आप एक्चुअली कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। और जब अभी आप एक्चुअली कैलकुलेट नहीं कर रहे तो बाद में ये चीज़ ना मज़ा आने लगेगा करने में। और जब मैथ्स की बुक आपके सामने होगी तो दिक्कत नहीं होगी आपको कभी भी ये मतलब कभी भी कॉम्प्लेक्स या फिर डर नहीं लगेगा। लेकिन अरे ये तो मज़ा आता है करने में, मैं देखूँगी ये करके कि हाँ ऐसे करने से ना कितना बचता है, क्या बचेगा, क्या होगा। फिर धीरे धीरे मनी कैलकुलेशन ये सारी चीज़ें आने लगेंगी। तो आई थिंक सो कि ये बेसिक चीज़ थी जो मैं न्यूमरेसी के थ्रू बताना चाहती थी कि कैसे फाउंडेशनल न्यूमरेसी हेल्प करती है बच्चों को मैथ्स को समझने में, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने में। इट्स नॉट ओनली अबाउट कैलकुलेशन एंड गेटिंग मार्क्स और ये यहाँ से कैलकुलेट करे तो कितना माइनस होके कितना निकला। नहीं, जब वो एक फील आ जाएगा ना कि अरे ये कैसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में और ये मेरे को कितना दूरदृष्टि दे रहा है, दैट इज़ कि मेरे को लॉजिकली इंटेलिजेंट बना रहा है समझने के लिए कि क्या मेरे को करना है कि ताकि लाइफ के जो इतने सारे प्रॉब्लम है ईज़िली सॉल्व हो जाए। तो आज की मेरी ये छोटी सी टिप्स और इन्फॉर्मेशन यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट मैं देखती हूँ क्या इम्पॉर्टेंट है जो मैं लेके आ सकती हूँ चीज़ों को ईजी करने के लिए। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मैंने फाउंडेशनल लिटरेसी पे भी बनाया है, देखिए। बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप सर्च कीजिए, समझिए। कुछ चीज़ें मुझे जो लगा मैं लेके आई। और मैंने बहुत सारी बुक्स लिखी है जो अमेज़ॉन किंडल पे, जो हर बार मैं कहती हूँ, सारी ई बुक्स फॉर्म में है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग डाउनलोड कीजिए और रीड कीजिए बुक। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।